औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैर वाफियत से होंगे जी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम दुआ पढ़ते हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हाँ जी, कल हमने सबसे पहले क्या किया था? याद है किसी को? क्लास में हमने कल सबसे पहले क्या किया था? हाँ दिया। मैम हमने एक वीडियो देखी थी ह्यूमन हम्म। के उसके उसके किसके? डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह के बारे में मैम। हाँ, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हमने एक वीडियो देख रहे थे, जिसमें हमने देखा था कि एक लड़का जो है वो गांव से शहर में आता है और पढ़ने के लिए ना, तो वो वहां पे शहर में जब आता है तो वो फास्ट फूड खाना शुरू कर देता है ना, चाइनीज बर्गर्स और इस किस्म की चीजें। तो उसको कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है स्टमक में। ठीक है ना? उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सही तरह से फिर काम नहीं करता ना, तो इसीलिए कहते हैं कि ये चीजें इतनी ज्यादा नहीं खानी चाहिए, रूटीन में नहीं खानी चाहिए। हाँ, कभी कभार खा लिया, महीने में एक दफा, चलो ठीक है। लेकिन जब आप रूटीन में खाएंगे ना, तो ये आपको प्रॉब्लम करेंगी, और अल्लाह ताला ने भी ये चीज मना की है कि जो चीज आपको प्रॉब्लम कर रही है ना, उसको आप अवॉइड करें, उसको आप मत खाएं। ठीक है? ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही, ये कुरान में ये चीज लिखी हुई है। तो जो चीज आपको नहीं सही लग रही, आपको खाने में प्रॉब्लम कर रही है, आप खाते हैं तो आपको कोई मसला हो जाता है, तो फिर आपने वो नहीं खाना। ठीक है? आपने अपनी सेहत का ख्याल रखना है। क्यों? सेहत का ख्याल आप रखेंगे तो आप फिजिकली स्ट्रांग होंगे तो सारे काम कर सकेंगे ना। आप फिजिकली स्ट्रांग होंगे तो घूम फिर भी सकेंगे, पढ़ाई भी कर सकेंगे, ये नमाज भी पढ़ सकेंगे, और बहुत सा फन भी अपने दोस्तों के साथ कर सकेंगे। जब आपकी तबीयत ही ठीक नहीं होगी, फिर तो बंदा कहते रहता है कि बस साइड पे हो जाए सारे, बस मुझे कोई कुछ ना करे। ठीक है ना? तो तबीयत ठीक होगी तो फिर आप काम कर सकेंगे। अच्छा जी, हम लोगों ने देखा था कि हमारा जो डाइजेस्ट करने का जो प्रोसेस है वो कब स्टार्ट होता है। मैंने कहा था मैं कल क्वेश्चंस पूछूंगी आप लोगों से ना। ठीक है? डाइजेस्ट करने का, फूड हमने डाइजेस्ट करना है, फूड हमने लेना है, एनर्जी की हमें जरूरत है, काम हमने करना है, खेलना भी है। तो हमारा जब हम करते हैं तो ये फिर ये किसका कैमरा ऑन हो गया? तो हमारा जो डाइजेस्ट करने का प्रोसेस है वो कहाँ कब से स्टार्ट हो जाता है, कहाँ से शुरू हो जाता है, अनाया? मिस मुंह में शुरू होता है जब वो खाना नजर आता है। यानी जब आप खाने को स्मेल करते हैं, उसकी खुशबू आप सूंघते हैं या आप उसको देखते हैं, तो तभी से आपके मुंह से ही वो डाइजेस्टिव के लिए वो तैयारी शुरू हो जाती है। ठीक है ना? जैसे हमने किसी फंक्शन में जाना हो तो उससे हम जाने से पहले तैयारी करते हैं ना, जब मतलब आपने खाना देखा है तो तैयारी शुरू हो जाती है आपके मुंह में। जो है वो कुछ जो है वो ग्लैंड्स रेडी हो जाते हैं कि जी खाना आ रहा है, तो हम फिर उसको डाइजेस्ट करेंगे। ठीक है जी? अच्छा जी, मैं थोड़ा सा सेट कर लूंगा वीडियो को। अच्छा जी, हमारे मुंह में कितने ग्लैंड्स होते हैं जो कि अ, हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हमारी मदद करते हैं? एमन सादत। मिस 3 ग्लैंड्स होते हैं। 3 ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। किसी को उसके उनके नाम याद है? किसी को नाम याद है? जरा थोड़े मुश्किल से थे, लेकिन अगर किसी को याद है तो वो बताएं। अच्छा, हम मैं ऐसा करती हूँ, साथ में शेयर करती हूँ स्क्रीन, ताकि आज जो लोग कुछ लोग नए आए हैं उनको भी पता चल जाए कि हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे। अच्छा जी, ये हम लोग देख रहे थे। अब ये यहाँ से थोड़ा सा हम देखते हैं ताकि वो हमें ग्लैंड्स के नाम पता चल जाए। शुरू हो जाता है। आपके माउथ में ये 3 मेजर सेलिवरी ग्लैंड्स मौजूद रहते हैं। ये वाली है पेरोटिड ग्लैंड्स, आपके जॉ यानी जबड़े सेलिवरी ग्लैंड्स, सेलिवरी ग्लैंड जो कि स्लाइवा प्रोड्यूस करते हैं ना। स्लाइवा क्या होता है जी? ये बता सकेगा मुझे? स्लाइवा क्या होता है? जी हाँ जी हाँ।
थूक होती है जो हमारे मुंह में आती है। हाँ, जो थूक हमारे मुंह में आती है उसको हम सलाइवा कहते हैं। तो सबसे पहले हो गया पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, यह होता है आपके लेफ्ट साइड, ये जबड़े के साथ होता है। अच्छा, अब आगे देखते हैं। ये वाली है पैरोटिड ग्लैंड्स। आपके जॉ यानी जबड़े के नीचे यहाँ पर मौजूद हैं ये सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स, और आपकी टंग के नीचे मौजूद हैं ये सब लिंगुअल ग्लैंड्स। इसके अलावा हंड्रेड्स ऑफ ठीक है जी, ये तीन आपके पास ग्लैंड्स आ गए। ठीक है, और ये ग्लैंड्स जो है वो आपकी मदद करेंगी किसको? आपकी, जो आपने खाना खाया है उसको डाइजेस्ट करने में, यानी डाइजेस्टिव आपका प्रोसेस जो है वो आपके मुंह से ही स्टार्ट शुरू हो जाता है। सेलिवरी ग्लैंड्स और भी हैं, और जैसे ही आप खाने के बारे में सोचते हो या खाने को स्मेल करते हो या फिर खाने को देखते हो तो ये सेलिवरी ग्लैंड्स सलाइवा रिलीज करना शुरू कर देती हैं। अब ये तो आपको पता है कि सलाइवा खाने को चबाने में और खाने को स्वेलो करने में यानी अच्छा जी, एक उन्होंने एक और बताया था, जो कि हमारे मुंह में किसको ब्रेक कर देता है। हमारे मुंह में कौन सा हमारे फूड का पार्टिकल, फूड का हिस्सा होता है, उसको ब्रेक करना शुरू कर देता है। जी अनाया? कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स को, उसका नाम मुझे कोई बता सकता है कि वो क्या, कौन सा वाला होता है, आप ग्लैंड होता है? जी अनाया? एमिलेस। एमिलेस, ये सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ भी नजर आ रहा है। अच्छा जी, उसके बाद क्या होगा कि हमारी जो खाना है वो अब मुंह से नीचे जाना है। जी, मुंह से नीचे खाना कहाँ पे जाता है? मुंह से हमने निगला, निगल लिया खाना। जो वो खाना हम निगलते हैं वो कहाँ जाता है? जो खाना हम निगलते हैं फिर वो कहाँ जाता है? यहाँ से गुजरता है, स्टमक तक जाने के लिए वो कहाँ से गुजरता है? जी एमन? एमन सादत? मिस वो पहले हमारे फूड पाइप में जाता है, फिर फूड पाइप से होते हुए स्टमक में जाता है। फूड पाइप में जाएगा। अच्छा जी, फूड पाइप, एक हमने उसको नाम दिया, ये फूड पाइप का एक और नाम भी हमने पढ़ा था। फूड पाइप का एक नाम और भी हमने यहाँ पे सुना था इस वीडियो में। जी हानिया? ईसोफेगस। इसोफेगस, बिल्कुल सही है। अच्छा जी, ये एपिग्लॉटिस ये क्या चीज है? ये एपिग्लॉटिस, ये जो लिखा हुआ आ रहा है स्क्रीन पे, ये क्या चीज है? ये क्या काम करता है? एपिग्लॉटिस हमारे, क्या कहना चाहिए, हमारे ये हलक में, तो ये क्या काम करेगा? यानी हलक में, ये जहाँ पे आपका माउथ आपका एंड हो रहा है और गर्दन का पोर्शन आपका स्टार्ट हो रहा है, तो ये क्या काम करता है अनाया? इसमें ये हमारे लंग्स की वो पाइप को ना वो उस तरह बंद कर देता है ताकि खाना ना अंदर चले जाए। हम्म, अच्छा जी, लंग्स के पाइप को बंद कर देता है। ये लंग्स का पाइप जो है उसको हम क्या नाम देते हैं? वो पाइप जो लंग्स तक जाता है, यानी जो हम, जिससे हम सांस लेते हैं, ठीक है, जिससे हम सांस लेते हैं, उस पाइप को क्या कहते हैं? उस पाइप को क्या कहते हैं आयशा तो फैल? विंड पाइप। विंड पाइप, ठीक है ना। तो खाना तो विंड पाइप में तो नहीं जाना चाहिए ना, वहां से तो हम सांस ले रहे हैं, उसमें तो हवा जानी है, उसमें खाना चला जाएगा तो वो लंग्स में अगर चला गया खुदा ना खास्ता तो फिर गए फिर हम तो काम से, ठीक है ना। तो ये एपिग्लॉटिस क्या करता है कि वो उसका रास्ता बंद करता है, किसका? विंड पाइप का, ताकि खाना जो है वो इजीली कहाँ चला जाए? फूड पाइप में चला जाए। अच्छा जी, ये जो खाना वो फूड पाइप में, सॉरी, हाँ सॉरी, फूड पाइप में जाएगा, तो उसको हम क्या नाम देंगे फिर? अब उन्होंने कहा था पूरी वीडियो में हम खाने को वही नाम देंगे, अजीब सा एक नाम उन्होंने बताया था। जी हानिया और अबीहा? बोनस। बोलस बताया था, बिल्कुल सही। ये देखें, ये जा रहा है, और ये देखें, ये आपके पास बंद हो गया विंड पाइप, और ये बोलस जा रहा है, यानी खाना जो हमने चबाया हुआ था, और ये चला गया कहाँ पे?
हमारी फूड पाइप, ठीक है, जिसको हम एसोफेगस का नाम भी देते हैं। अच्छा, ये फूड पाइप में जब खाना हमारा जाता है तो फिर ये कैसे मूव करता है? खुद ब खुद मूव करता जाता है? खुद ब खुद मूव करता जाता है या एसोफेगस या जो हमारी फूड पाइप है वो इसकी हेल्प करती है? जी, खाना खुद ब खुद जाता है या वो जो हमारा फूड पाइप जो है वो इसकी हेल्प करता है? अनाया 2 आ गई है, अनाया 13 एंड अनाया 12। अनाया 13, हाँ जी, वेर इज अनाया 13, हेल्प किधर गए? करता है, हेल्प करता है, जी बेटे, हेल्प करता है। हेल्प करता है। अच्छा जी, अम्मार उमर कैसे हेल्प करता है ये? फूड पाइप उसकी कैसे हेल्प करता है अम्मार उमर? मैम सा थोड़ा धक्का लगा। धक्का लगाता है? कैसे धक्का लगाता है? उधर धक्का लगाने के लिए कौन होता है? अच्छा जी, देखते हैं अभी थोड़ा सा, अभी पीछे से स्टार्ट कर रही हूँ तो यही देखेंगे कि देखें, फूड पाइप हमारी दिखा रहे हैं और खाना भी उसमें से वो नजर आ रहा है कि खाना जो है वो मूव करता हुआ नीचे जाएगा, ठीक है। अब वो कैसे मूव करता हुआ नीचे जाएगा, उसको धक्का कौन लगाएगा, अभी ये देखते हैं। है और आपका ये ईसोफेगस एक स्पेशल टाइप का मूवमेंट करता है जिसे बोला जाता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर आप उल्टे लटके हुए हो तो भी खाना खा सकते हो। ध्यान से देखो कि कैसे आपका फूड पाइप एक वेव टाइप का मूवमेंट कर रहा है जिसे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोला जाता है। और इस यानी हमारा फूड पाइप जो है वो एक वेव तरह की मूवमेंट करता है जिसको पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट बोला जाता है। तो इसमें उन्होंने कहा है कि अगर आप उल्टे भी लटके हुए ना, यानी अपसाइड डाउन है, सारा आपका नीचे और टांगे आपके ऊपर है, तो फिर भी आपका खाना जो है वो कहाँ चला जाएगा? आपके स्टमक में ही जाएगा, बाहर नहीं निकलेगा। ऐसा नहीं होगा कि स्टमक के अंदर जो कुछ है वो बाहर निकल आएगा, नो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की मदद से ही कैसे ये बोलस नेचुरली आपके स्टमक की तरफ पुश हो रहा है। ये पार्ट जो आप देख रहे हो ये आपका स्टमक है और ध्यान रहे ये असली स्टमक है। जब आप अपने दोस्त को बोलते हो कि भाई तेरा तो पेट निकल रहा है, तू जिम जाना शुरू कर दे, तो वो पेट नहीं है, वो बेली है। स्टमक यानी कि पेट ये है। एनाटॉमिकली देखा जाए तो स्टमक की पोजीशन यहाँ है, जस्ट आपकी रिब्स के नीचे, और जिसे आप मोटापे वाली तौंद से रेफर करते हो वो आपकी इंटेस्टाइन के सामने वाला एरिया होता है। खैर, आपके स्टमक में एक एसिड होता है जिसे बोला जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपके बोलस को डाइजेस्ट होने में और ब्रेक डाउन होने में हेल्प मिल सके, इसलिए आपका शरीर नेचुरली सिर्फ 1-2 दिन में 1.5 से 2 लीटर हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है। अब यहाँ जी, कौन सा एसिड हमारे स्टमक में पाया जाता है? कौन सा एसिड हमारे स्टमक में पाया जाता है? अभी उन्होंने नाम भी बताया, 2-3 दफा नाम दिया है। लाइबा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उन्होंने बताया कि एक दिन में ऑलमोस्ट कितना हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारा स्टमक पैदा करता है? एक दिन में ऑलमोस्ट कितना हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारा स्टमक पैदा करता है? नहीं पता चला किसी को भी? हाँ जी, हादिया, हादिया ने हैंड रेज किया था। चलें दोबारा से देखते हैं और गौर से आप सुनना है, और बाकी लोग जो हैं सब जाग जाए अब, ठीक है, जागे हैं यहाँ पे, सोने के लिए नहीं आए आप यहाँ पे। एसिड आपके बोलस को डाइजेस्ट होने में और ब्रेक डाउन होने में हेल्प मिल सके, इसलिए आपका शरीर नेचुरली सिर्फ 1-2 दिन में 1.5 से 2 लीटर हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है। अब यहाँ पर दो जरूरी जी, 1-2 दिन में कितना? 1-2 दिन में कितना हानिया? 1.5 से 2 लीटर। जी, 1.5 से 2 लीटर हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो प्रोड्यूस करता है ताकि हमारा खाना जो है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो सके, जो बोलस जो है। सवाल उठते हैं कि अगर हमारे स्टमक में एसिड है तो अभी तक हमारे स्टमक की बाउंड्री जली क्यों नहीं, और दूसरा ये कि जब हम शीर्षासन करते हैं तो हमारे स्टमक में जो एसिड है वो हमारे मुंह से होते हुए बाहर क्यों नहीं आ जाता। आपके पहले क्वेश्चन का आंसर तो ये कि हमारे स्टमक की बाउंड्री म्यूकस से कवर्ड हो रखी है। ये म्यूकस स्टमक वॉल को एक प्रोटेक्टिव कोटिंग देता है, इसलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक को अफेक्ट नहीं कर पाता। और जी, हमारे स्टमक की वॉल जो है वो किससे कवर हुई हुई है? और किससे कवर हुई हुई है वो, हादिया? मैम म्यूकस। म्यूकस से। जी, म्यूकस से जब वो कवर हुई है हमारे स्टमक की वॉल, तो उससे क्या फायदा होता है? उससे क्या फायदा
होता है म्यूकस से जो कवर की हुई है वॉल, तो वो अल्लाह ताला ने क्यों की हुई है कवर? जी एमन। मिस उसके वजह से वो जो एसिड होता है ना वो बाहर नहीं जाता। नहीं नहीं, उसकी वजह से वो एसिड जो है वो हमारे स्टमक को डैमेज नहीं करता। उसकी वजह से वो एसिड जो है वो हमारे स्टमक को डैमेज नहीं करता, बाहर ना जाने का वो दूसरा अभी बताएंगे आपको। ये देखें, ये रेड कलर से जो उन्होंने इसको हाईलाइट किया हुआ ना, तो ये आपके पास म्यूकस है। ठीक है, अब दोबारा से थोड़ा सा मैंने पीछे किया, देखते हैं। ये म्यूकस स्टमक वॉल को एक प्रोटेक्टिव कोटिंग देता है, इसलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक को अफेक्ट नहीं कर पाता। और आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर ये कि अपनी बॉडी में जहां फूड पाइप खत्म होता है और जहां स्टमक शुरू होता है वहां स्फिंक्टर मसल्स होती हैं, जिन्हें लोअर इसोफिजियल स्फिंक्टर यानी LES बोला जाता है जी। कौन से मसल आपके पास होते हैं? लोअर इसोफेजियल, फेजियल, स्प्रिंटर, स्प्रिंस्टर, यानी क्या हम उसको कहेंगे? LES। बहुत ही मुश्किल सा नाम है, मुझे भी बिल्कुल नहीं आते हैं ये वाले नाम। तो LES हम उसको बोलेंगे। ये मसल्स होते हैं कहाँ पे? बिल्कुल जहाँ पे आपकी फूड पाइप जो है वो खत्म होती है और स्टमक जो है वो स्टार्ट होता है। अच्छा, अब ये मसल क्या करते हैं, अब ये देखें। नाम याद रखना है आपने, इसका शॉर्ट वाली फॉर्म हम याद रखते हैं, LES। LES। है। अगर आपको स्टमक के अंदर का व्यू दिखाऊं तो ये LES है, और बोलस जब LES से स्टमक में गिरता है तो कुछ इस तरीके का दिखता है। कहने का मतलब ये है कि शीर्षासन करते वक्त ये लोअर इसोफिजियल स्फिंक्टर यानी LES ही आपके स्टमक के एसिड को रोक कर रखता है, और इसलिए ही आपका स्टमक एसिड आपके फूड पाइप से होता हुआ माउथ में नहीं जा पाता। खैर, जैसे ही बोलस स्टमक एसिड में गिरा वैसे ही उसका फाइनल ब्रेकडाउन शुरू हो जाएगा। ये बात तो आपको अच्छे से पता है कि ये बोलस ही न्यूट्रिएंट्स कंटेन करता है जो हमारे शरीर के लिए यूजफुल होते हैं और हमें एनर्जी देते हैं। लेकिन साथ ही आपको ये बात भी अच्छे से पता होनी चाहिए कि ये बोलस बैक्टीरिया भी कंटेन करता है जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो स्टमक में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट रहता है उसमें ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो उस बैक्टीरिया को मारते हैं। यही रीजन है कि आपको बार बार बोला जाता है कि खाने से 45 मिनट पहले और खाने के 45 मिनट बाद तक पानी मत पिया करो, क्योंकि कोशिश ये रहती है कि खाना खाते। हाँ जी। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो एक काम तो ये करता है कि हमारा जो खाना है उसको ब्रेक डाउन करता है, उसको डाइजेस्ट करने में मदद देता है। दूसरा काम वो क्या करता है? दूसरा काम क्या करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड? मुझे लगता है सिर्फ हानिया जाग रही है, हानिया दिया, बाकी सब सो रहे हैं। जागे जागे सब जागे। हाँ जी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड दूसरा काम क्या करता है? हानिया और अबिहा। ब्रेक डाउन करता है हमारे उसको। वो तो मैंने बता दिया, दूसरा काम ब्रेक। एक काम तो उसने करना ही करना है, ये काम तो उसने करना ही करना है, ब्रेक डाउन करना है। जी एमन, एमन सादत किधर गई है एमन? अच्छा, सारा, सारा। बैक्टीरिया को मारता है। बैक्टीरिया को मारता है। हमारे फूड में बहुत से बैक्टीरिया भी हो सकते हैं ना, हमारी जो एनवायरनमेंट होती है उसमें बहुत से बैक्टीरिया होते हैं। मे भी हो सकता है हमने बाहर से कुछ लेके खाया हो, और जहां से हमने कुछ लेके खाया हो वहां पे कोई बैक्टीरिया हो। मे भी हमारे किचन में कोई बैक्टीरिया पाया जाता हो सकता है ना, जो हमें नजर नहीं आते हैं ना, हमें तो आंख से वो नजर नहीं आते। तो वो बैक्टीरिया हो सकते हैं, और उन बैक्टीरिया को मारने का काम भी यही करता है। एक तो हमें वो हमारे फूड को ब्रेक डाउन करता है, और दूसरे हमारे फूड में जो बैक्टीरिया मौजूद होते हैं उनको मारने का काम भी करता है। वक्त स्टमक एसिड ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहे ताकि डाइजेशन इजीली हो सके। हाँ जी। और पानी जो है वो हमने खाने से कितनी देर पहले पीना चाहिए? पानी खाना खाने से कितनी देर पहले पीना चाहिए? आयशा तुफैल। 45 45 क्या? 45 घंटे? मिनट। मिनट? 45 मिनट। और खाना खाने के कितनी देर बाद पानी पीना चाहिए? फौरन ही पी लेना चाहिए? अनाया फातिमा। 45 मिनट। 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद। और अगर हम देखें तो हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही चीज बताई है कि खाने के दौरान पानी कोशिश करें कि ना पिए। ठीक है, बहुत ही अगर कहीं कोई कुछ मिर्चें लग रही हैं, कुछ गले में फंस रहा है या कुछ है, तो एक आध सिप ले लें। ठीक, खाने से पहले एटलीस्ट 45 मिनट्स पहले। और उसके बाद खाने के फौरन बाद नहीं, यानी कि इधर से
आपने आखिरी बाइट मुंह में डाली और फौरन ही पानी का ग्लास चढ़ा गए। नो 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 नो। ठीक है। अच्छा, पानी पीने से क्यों मना किया गया कि फौरन नहीं पीना? ना खाना खाने से फौरन पहले, ना खाना खाने के फौरन बाद। पानी क्यों नहीं पीना? ऐसी क्या हो गया पानी में? ऐसी क्या मसला ऐसा क्या मसला आ गया पानी में? जी एमन सादत। मिस फिर ना वो जो बैक्टीरिया होगा ना वो हम्म, मरेगा नहीं, क्योंकि एसिड तो बैक्टीरिया। फिर मारता हम्म। है ना। तो उसमें जब पानी मिल जाएगा तो उसके अंदर हम्म। इतनी पावर नहीं रह सकती। वेरी गुड। एसिड में जब पानी मिक्स हो जाएगा तो फिर उसमें इतनी पावर नहीं रहेगी, फिर वो अपना काम अच्छे तरीके से नहीं कर सकेगा। एसिड, उसने दो काम करने हैं ना, तो वो दोनों काम अच्छे तरीके से वो नहीं कर सकेगा। चले थोड़ा सा और देखते हैं, फिर उसके बाद फिर हम नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ जाते हैं। नहीं पिएंगे तो एसिड डाइल्यूट हो जाएगा और बोलस यूं ही स्टमक में रखा रह जाएगा। इसके अलावा आपकी स्टमक वॉल्स में मौजूद गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एक सब्सटेंस रिलीज करती हैं जिसे बोला जाता है पेप्सिनोजेन। तो आपके स्टमक में मौजूद ये एसिड इस पेप्सिनोजेन को एक एंजाइम में कन्वर्ट कर देता है जिसे बोला जाता है पेप्सिन। और ये पेप्सिन ही वो एंजाइम है जो आपके बोलस में प्रेजेंट प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है और डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। जो भी खाना आप खाते हो वो आपके स्टमक में 2 से 4 घंटे रहता है। इनफैक्ट डॉक्टर साहब सोनू को यही हाँ जी, जो भी खाना हम खाते हैं वो हमारे स्टमक में ऑलमोस्ट कितने घंटे रहता है? जो भी खाना हम खाते हैं वो हमारे स्टमक में ऑलमोस्ट कितने घंटे रहता है? फातिमा। फातिमा 9 ईयर लिखा हुआ था, किधर गई फातिमा? 4 घंटे। 4 घंटे। ऑलमोस्ट। ठीक है। अच्छा, और एक चीज उन्होंने यहाँ पे क्या बताई? और एक चीज उन्होंने यहाँ पे ये बताई कि ये पेप्सिनोजेन, जो कि एक दिमाग से निकल गया क्या बोल रहा था मैंने, दोबारा से थोड़ा सा देखते हैं। तो आपके स्टमक में मौजूद ये एसिड इस पेप्सिनोजेन को एक एंजाइम में कन्वर्ट कर देता है जिसे बोला जी, पेप्सिनोजेन प्रोड्यूस होता है, एक ग्लैंड होता है जो कि पेप्सिनोजेन प्रोड्यूस करता है, और उसको एक एंजाइम में चेंज कर दिया जाके पेप्सिन। ठीक है। एंजाइम जो होते हैं ना वो भी हेल्प करते हैं किस चीज के लिए? वो आपकी हेल्प करते हैं आपके बोलस को डाइजेस्ट करने में। ठीक है जी। आज के लिए हम इतना ही देखते हैं। सही। और आप ले लें 1 मिनट की ब्रेक, ले लें 1 मिनट की ब्रेक के बाद वापस आते हैं। और आज हम सबसे पहले करते हैं, क्या करें आज सबसे पहले? आज हम पहले कर लेते हैं, ग्रामर क्विज करें या आईक्यू क्विज करें? चलेंगे। जो लोग कह रहे हैं ग्रामर क्विज करें वो हैंड रेज करें, ग्रामर क्विज वाले। अच्छा, अब वो लोग हैंड रेज करेंगे। अब वो लोग हैंड रेज करेंगे। अच्छा, ये सारे ग्रामर वाले हैं। अब वो लोग हैंड रेज करेंगे जो कह रहे हैं कि आईक्यू क्विज करें। आईक्यू क्विज वाले हैंड रेज करें। ये तो बराबर बराबर ही आ रहे हैं। अच्छा, नहीं आईक्यू क्विज वाले ज्यादा हो गए। चलें, पहले फिर हम आईक्यू क्विज करते हैं, उसके बाद हम अपना अरेबिक का थोड़ा सा काम करेंगे। तो और उसके बाद फिर हम करेंगे क्या, ग्रामर क्विज थोड़ा सा। ठीक है, 1 मिनट की ब्रेक लें, मैं उतनी देर अपनी ओके जी, 1 मिनट इज डन।
everyone is back on. अच्छा चलो, अमारो बंदा का यस। चलो मैं शेयर करती हूँ। कल हम लोग जो लास्ट टाइम कर रहे थे आईक्यू क्विज में, वो मैंने आपके ग्रुप में भी सेंड किया था। आज हम देखेंगे कि उसका करेक्ट आंसर क्या है। ठीक है। विच वर्ड वुड बी द थर्ड इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर? थर्ड अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर हम इन वर्ड्स को रखते हैं तो तीसरे नंबर पे कौन सा आएगा? तीसरे नंबर पे कौन सा आएगा जी सारा? सारा मैं सी। सी वाला। अभी मैं सिर्फ एक ही बच्चे से पूछ रही हूँ क्योंकि आप लोगों ने इसका आंसर जो है वो ग्रुप में पोल में दिया था। ठीक है। अभी मैं सिर्फ एक ही से पूछ रही हूँ, बाकी सब लोग हैंड डाउन कर लें। सी जो है वो सारा ने बताया है। और अब हम देखते हैं कि सही वाला आंसर कौन सा है। Answer is C. जी, आंसर आपका सही था, सी। ठीक है। टी एच और आर सब में सेम है। उसके बाद दो, और उसके बाद जो है वो आपके पास क्या है, तीन में आई आ रहा है आर के बाद। ठीक है। और एक में ई आ रहा है, तो ई वाला सबसे पहले नंबर पे आएगा। अब तीन जो आई वाले हैं उनमें आपने डिसाइड करना है कि दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे और चौथे नंबर पे कौन सा आएगा। तो आई से अगला वाला लेटर हम देखेंगे। आई से अगला वाला लेटर एक में सी है, एक में वी है और एक में एल है। तो सी वाला दूसरे नंबर पे आएगा और एल वाला जो है वो तीसरे नंबर पे, यानी थर्ड वन होगा। तो ये आपके पास करेक्ट आंसर है। अनाया, आपने हैंड क्यों रेज किया हुआ बेटे? नेक्स्ट क्वेश्चन अब होगा तो फिर आपने हैंड रेज करना। समझ में नहीं आया। जी, मिस, मुझे समझ में नहीं आया क्या समझ में नहीं आया? ये जो आपने बताया है अभी। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जब हम इसको करेंगे तो कैसे हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर, कल आपने मुझे लगता है एक्सप्लेन किया था मुझे, नहीं? कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कैसे हम चीजों को, वर्ड्स को रखते हैं। आप देखो ना, इन सब के फर्स्ट थ्री वर्ड्स जो है ना, सबके पहले पहले तीन वर्ड लेटर्स जो है, सॉरी, तीन तीन लेटर्स, टी एच आर टी एच आर टी एच आर टी एच आर सब में है। ठीक है। तो अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि पहले नंबर पे कौन सा आएगा? अब उससे अगले वाले लेटर पे चले जाएं। आर के बाद एक में ई है और बाकी तीन में क्या है, आई है। इसका मतलब है सबसे पहले नंबर पे कौन सा वाला आएगा, ई वाला या आई वाला? जी, आई सबसे वाला। पहले आई वाला पहले आएगा या ई वाला पहले आएगा? ई पहले आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में या आई पहले आता है? ई। एबीसी आती है ना। हाँ, तो फिर इसका मतलब है कि पहले नंबर पे कौन सा आएगा? थ्रेड। सबसे जैनब फातिमा, इसका मतलब है कि सबसे पहले नंबर पे आएगा आपके पास थ्रेड। ठीक है। अच्छा, अब बाकी तीन में हमने डिसाइड करना है। अब बाकी तीन में हम देखते हैं कि आर के बाद तीनों में आई 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 है। अब आई का हम कैसे डिसाइड करें? तीनों में आई है। आई से अगला वाला लेटर देखेंगे। आई से अगला वाला लेटर एक में सी है, एक में एल है और एक में वी है। यानी अब बताएं मुझे कि दूसरे नंबर पे फिर कौन सा वाला आएगा? जिसमें सी आ रहा है वो पहले नंबर पे तो थ्रेड आ गया। थ्रेड से आगे थ्राइस आएगा, थ्रिल आएगा या थ्राइव आएगा? जी सारा। थ्रिल। मैं थ्रिल आएगा। ये कौन बोल रहा था? एमन, एमन सादत, आप जरा माइक अपना अनम्यूट कीजिए। हाँ जी। थ्रिल कैसे आएगा? सी पहले आता है या एल पहले आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में? मिस ऑफ कोर्स सी आता है। हाँ, तो फिर थ्रेड के बाद अगला जो वर्ड है वो आएगा थ्राइस। ठीक है। उसके बाद एल वाला आएगा या वी वाला आएगा? एमन, एमन सादत, एमन सादत, जल्दी से बताएं मुझे एमन। मिस एल वाला आएगा। एल वाला आएगा, तो फिर थर्ड नंबर पे एल वाला आएगा और लास्ट नंबर पे वी वाला आएगा। ठीक है। यानी पहले ए, फिर बी, फिर सी और फिर डी। चलें जी, आगे स्टार्ट करते हैं। Question 11. A dress and a belt cost $830 in total. The dress is $720 more expensive than the belt. How much does the dress cost? A. $775. B. $740. C. $360. D. $715. जी, ड्रेस और बेल्ट
टोटल कॉस्ट आपके पास 830 रुपीज कर लें आप, ठीक है। और ड्रेस जो है वो बेल्ट के मुकाबले में कितना महंगा है, 720 रुपीज वो महंगा है उससे। तो आपने बतानी है, किसकी प्राइस बतानी है? हाँ जी, क्या पूछा उन्होंने, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? किसी को नहीं पता? सब सो रहे हैं क्या? जी हाँ निया, क्या पूछा मैम गया क्वेश्चन क्वेश्चन? की समझ ही नहीं आई। क्वेश्चन की समझ नहीं आई? दोबारा देखिए। Question 11. A dress and a belt cost $830 in total. ड्रेस और बेल्ट, इनकी टोटल प्राइस आपको बता रहे हैं $830। टोटल प्राइस यानी आप एक जगह पे गए, आपने एक ड्रेस खरीदा और एक बेल्ट खरीदी, तो आपने कितना पे किया उनको? $830। The dress is $720 more expensive than the ड्रेस जो है वो ज्यादा महंगा है, ठीक है। बेल्ट के मुकाबले में वो एक्सपेंसिव है, महंगा है। और कितना महंगा है, कितना एक्सपेंसिव है? उसके मुकाबले में $720 एक्सपेंसिव है या महंगा है, यानी उसकी कीमत बेल्ट के मुकाबले में $720 ज्यादा है। हमें नहीं पता कि दोनों की एक्चुअल कीमत क्या है। टोटल प्राइस 830, ड्रेस उसके मुकाबले में महंगा है, और कितना महंगा है? $720 उसके मुकाबले में महंगा है, एक्सपेंसिव है। belt. How much does the dress cost? A. $775. B. $740. C. $360. D. $715. ड्रेस की एक्चुअल प्राइस क्या है? ड्रेस की प्राइस क्या है? 775, 740, 360 एंड 715। ये मैंने बाद में पूछना भी है आपने कैलकुलेट कैसे किया है, इसलिए तुक्के नहीं लगाने, और ना ही इधर उधर से पूछ पाछ के मुझे बताएं। हाँ जी, अनाया 12। 360। 360। आयशा तो फैल। मैम ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 775। एक ने ए बताया, एक ने सी बताया। एमन सादत, जल्दी जल्दी बताएं। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी अनाया फातिमा। बी। बी इशाल। डी। बी। हाँ जी, और किसी का कोई आंसर नहीं? चले अब देखते हैं कि आंसर सही वाला क्या है। The correct answer is A. Question. ए किसने बताया था? ए किसने बताया था? इशाल अपना हैंड डाउन करें। ए किसने बताया था जी आंसर? ए सही है, किसने बताया था? Question. आयशा तुफैल ने बताया था। आयशा कैसे आपने कैलकुलेट किया, बताइए। चलो बताओ। जी आयशा, मैम 776। क्योंकि इसने बोला था ना मैम 830 में से, मतलब कि मैम इसकी प्राइस, फ्रॉक की प्राइस मैम ज्यादा होनी चाहिए, तो मैम इस सबसे से ज्यादा 775 है रुपीज, तो मैम मैंने इसके करके किया। बस इस तरह कर दी थी, ये तो आपने तुक्का लगाया। 740 भी तो हो सकती है, 715। 715 नहीं हो सकती, क्योंकि 720 टाइम्स ज्यादा है उसके मुकाबले में। तो इसका मतलब है ए और बी में से। अच्छा चलें, ये फिर हम बाद में इसको डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Is A. Question 12. What number is the next in this sequence? A. 22. B. 17. C. 21. D. 19. सीक्वेंस में नेक्स्ट नंबर, इस सीक्वेंस का एक सीक्वेंस लिखा हुआ है 1 1 2 3 5 8 13। 13 से अगला नंबर कौन सा होगा? 17, 19, 21 और 22।
जी सारा। मिस 17। 17। एमन। 17। 17। अबीहा और हानिया, जल्दी जल्दी जवाब दें, अबीहा और हानिया। 21। 21। अनाया फातिमा। 17। 17। आयशा तुफैल। मैम 17। इशाल। 19। 19। मरियम। 21। नौशीन। 19। जैनब फातिमा। मैम 17। जैनब फातिमा ने अभी तुक्का मारा है। लाइबा। नो मैम। लाइबा, दोबारा बोलिएगा। 17 मैम को भी पता तुम्हें। हम्म। लाइबा, दोबारा बोलिएगा। 17। 17। आदिया। मैम 19। 19। अच्छा जी, ज्यादातर ने 17 और बोला है या 19 बोला है, 21 और 22। 22 तो किसी ने भी नहीं बोला, 21 किसी ने बोला था। अब आगे देखते हैं आंसर इसका। Each number is the sum of the two numbers that comes before. When you add 8 to 13, you get 21. So the correct हम्म, यानी 1 + 1 2, ठीक है। उसके बाद 2 + 1 3, और 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 5 13, और 13 + 8 हो जाएगा हमारे पास कितना जी? 13 + 8 कितना हो जाएगा जी हानिया? मैम 21। तो 21 सही है, इसका मतलब है कि answer ज्यादातर is लोगों का C. गलत था। Question 13. What is the number you need? ओहो, ये तो बड़ा मुश्किल सा आ गया। A. 5. B. 2. C. 1. D. 6. हाँ जी, ये एक आपको पैटर्न सा दिया हुआ है, इसमें सर्कल्स हैं, और सर्कल में ये जो जिसमें क्वेश्चन मार्क है उसमें कौन सा नंबर आएगा, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह फिर हम देखेंगे नेक्स्ट टाइम में। अच्छा, दो लोगों के हाथ खड़े हुए हैं, आपसे मैं आंसर ले लेती हूँ, लेकिन हम इसका आंसर जो अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। हाँ जी, इसका है नौशीन। मैम 2। 2। हादिया, जल्दी जल्दी जवाब दें हादिया। अनाया फातिमा। अनाया फातिमा किधर है? मैम 6। 6। जल्दी से जवाब दिया करें, इतना सोच के। हैंड आपने रेज किया हुआ है तो इट्स मीन कि आपने फाइनल अपना आंसर सोच किया हुआ है ना, तभी हैंड रेज किया हुआ है। जैनब फातिमा। मैम 6। फकीजा। फकीजा। 2। 2। 2। इशाल। आयशा तुफैल। मैम 6। आयशा तुफैल। 2। 2। अनाया। 2। 2। 2। हाँ जी, और जिन लोगों ने बता दिया उनके हैंड डाउन क्यों नहीं हुए अभी तक? अच्छा जी, मोस्टली 2 बताया है, किसी ने 6 भी बताया है, और अब हम नेक्स्ट आंसर सरप्राइज है, ये नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, ठीक है जी। अब हम आते हैं किसकी तरफ? अब हम आते हैं अपने अरेबिक के लेसन मिस की तरफ। आपने मुझसे नहीं। बेटे, आपको जो मैं ग्रुप में शेयर करूंगी ना, आप उसमें पोल करना। अच्छा जी, ये वैसे कौन बोला था? अच्छा जी, हमने स्टार्ट किया था, रीडिंग करनी शुरू की थी अरेबिक रीडर 1, और उसमें मैंने आपसे कहा था कि थोड़ा सा आपने ना एक कॉपी अपनी रखनी है, और कॉपी के फर्स्ट पेज पे आपने क्या लिखना था जी? फर्स्ट पेज पे आपने लिखना था माई अरेबिक नोट्स, ठीक है। और उसके बाद आपने सेकंड पेज पे क्या लिखना था जी? सेकंड पेज पे आपने अपना लिखना था लेसन 1। आप ये भी लिख सकते हैं, और आप ये भी लिख सकते हैं, अगर आपने उर्दू में लिखना है, कितने मजे हैं हमारे,
हमें थ्री लैंग्वेजेस आ रही हैं, और अगर आपने अरेबिक में लिखना है तो ये आ जाएगा अदरसुल अव्वल। ठीक है, आप चाहें तो आप ये लिख लें, आप चाहें तो आप ये लिख लें, आप चाहें तो आप ये लिख लें। ठीक है, मैं जो है वो ये लिख रही हूँ, लेसन 1। हाँ जी, लेसन 1 हमारा किसके बारे में था जी? लेसन 1 हमारा किसके बारे में था? लेसन 1 में कल हमने किसके बारे में पढ़ा था? एक ही वर्ड था जिसके बारे में हमने पढ़ा था, और उस वर्ड की मदद से हमने फिर सेंटेंसेस बनाए थे। कितना आसान है, फौरन ही हमने सेंटेंसेस भी बना लिए। जी आयशा, आयशा तो फैल। हाजा। हाजा। अच्छा जी, हाजा का मीनिंग उर्दू में, उर्दू में हाजा का मीनिंग सारा। मिस या। मिस या नहीं, या हा। हाजा। या हा। या हाँ, ये क्या हुआ या हाँ? मिस ये। ये उर्दू में हम ये का लफ्ज नहीं बोलते, ये। हाँ जी। और इंग्लिश में, अब और कोई मुझे बताएगा, इंग्लिश में, इंग्लिश में क्या होगा? अनाया फातिमा, अनाया फातिमा। दिस। दिस। इंग्लिश में हमारे पास आ गया जी दिस, ये और दिस। अच्छा जी, हम इस्तेमाल करते हैं इसको कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? करीब के लिए, यानी मैंने अगर किसी करीब की चीज के बारे में बात करनी है तो तब मैं इसको इस्तेमाल करूंगी, जो वो चीज जो मेरे करीब है, दूर के लिए नहीं। ठीक है, और इसके अलावा ये मेरे पास इस्तेमाल हो रहा है वाहिद। अपना माइक म्यूट कीजिए प्लीज। वाहिद के लिए, वाहिद का मतलब क्या होता है? वाहिद का मतलब मुझे कौन बताएगा जी? ये वाहिद लफ्ज जो है इसका क्या मतलब है? इशाल। मैम मैंने आपसे एक सवाल पूछना था। अच्छा पूछें। मैं अभी ये लिख लूं, कल मुझे टाइम नहीं मिला था। जी जी, आप अभी लिख लें, लेकिन अभी टाइम थोड़ा है हमारे पास। मैं ऐसा करूंगी कि मैं ना क्लास ग्रुप में आपको ये भेज दूंगी, आप वहां से देख के लिख लेना। ठीक है, ठीक है। वेरी गुड। अच्छा जी, करीब के लिए, एक के लिए, वाहिद में एक चीज के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, जमा के लिए हम इस्तेमाल नहीं करेंगे इसको। ठीक है, और तीसरी चीज क्या है जी? तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या है कि ये किस लिए इस्तेमाल होता है? ये इस्तेमाल होता है, हाँ जी, ये तीसरा पॉइंट मैंने क्या लिखा है, कोई मुझे पढ़ के बताएगा? ये तीसरा पॉइंट मैंने क्या लिखा है, कोई पढ़ के बताएगा? हादिया, सबसे पहले हादिया का हाथ मुजफ्फर खड़ा हो। के लिए। मुजक्कर के लिए, मुजक्कर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, यानी इसका मतलब है कि मेल के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, किसी फीमेल के लिए हम इसको यूज नहीं करेंगे हाजा को। ठीक है, ये 3 बातें आपने याद रखनी है कि हाजा का मतलब क्या, बल्कि 4 बातें। हाजा का मतलब ये, यानी दिस, और उसके बाद हाजा किस लिए इस्तेमाल हो रहा है? करीब के लिए, एक के लिए, ठीक है, और मुजक्कर के लिए। सही है जी। ये मैं आपकी ना क्लास में, सॉरी, आपके ग्रुप में भी इसको भेज दूंगी, तो वहां पे हम इसको फिर आप इजीली नोट कर सकते हैं अगर किसी ने नोट नहीं अभी किया। अच्छा जी, हमने 6 सेंटेंसेस पढ़े थे, अब हम यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, हाँ जी, ये मुझे कोई पढ़ के सुनाएगा, ये क्या लिखा हुआ है? किसी को पढ़ना आता है? ये कोई मुझे पढ़ के सुना सकता है कि ये क्या लिखा गया है? जैनब फातिमा। हाजा। हाजा मकतब। मकतबुन। मक, मीम जबर, काफ, मक, ता पे फिर जबर आ गई, मकता, और बा
दो पेश बुन। हाजा मकतबुन। मकतब कहते हैं, मेज को भी कहते हैं और दफ्तर को भी कहते हैं। ये आदमी क्या कर रहा है बैठा हुआ? जी, ये जो तस्वीर बनी हुई है इसमें आदमी क्या कर रहा है? जी मैम हानिया और पढ़ अबीहा। रहा है। हानिया और अबीहा। हानिया और अबीहा मैम लिख रहा है। लिख रहा है ना, अपने ऑफिस में बैठा हुआ है और अपने डेस्क पे बैठ के, अपने मेज पे बैठ के वो कोई काम कर रहा है, ठीक है। तो मेज को हम कहते हैं अरबी में मकतबुन। तो उर्दू में इसका तर्जमा क्या हो जाएगा? हाजा मकतबुन का उर्दू तर्जमा। हाजा मकतबुन का उर्दू तर्जमा, हानिया। हानिया ये नहीं। हम्म, ये डेस्क है, ये मतलब मेज है। ये एक मेज है। मकतबुन का मतलब है एक मेज, ठीक है। मकतबुन एक मेज। किताबुन एक किताब। कलमुन एक कलम। मिफ्ताहुन एक चाबी। हाजा मकतबुन, ये एक मेज है। हाँ जी, इंग्लिश में इसका क्या तर्जमा करेंगे? इंग्लिश में इसका क्या तर्जमा किया जाएगा अनाया? दिस इज अ टेबल। दिस इज अ टेबल या दिस इज अ डेस्क, ठीक है। डेस्क होता है जो कि काम करने के लिए इस्तेमाल होता है। टेबल जो है वो डिफरेंट पर्पजेस के लिए इस्तेमाल होता है। तो दिस इज अ डेस्क। अच्छा जी, अगली वाली आते हैं तस्वीर में। अगली वाली तस्वीर के नीचे जो सेंटेंस लिखा हुआ है, ये मुझे कौन पढ़ के सुनाएगा? जी, ये सेंटेंस मुझे कौन पढ़ के सुनाएगा? लाइबा। लाइबा। हाजा सरी अन शरीरुन। हाजा शरीरुन। शरीरुन। आप लोग, हा आप लोग कुरान नहीं पढ़ते हो? कुरान पढ़ते हैं ना सब, तो फिर ये तो पढ़ना तो आना चाहिए। रा के ऊपर दो पेश हैं, तनवीन है, तो ये उनकी आवाज निकलती है। हाजा शरीरुन। हाजा शरीरुन का मतलब क्या है जी? अब ये पिक्चर में क्या बना हुआ है? पिक्चर में एक बेड बना हुआ है, ठीक है। तो इसका फिर हम तर्जमा क्या करेंगे? इसका हम उर्दू में तर्जमा क्या करेंगे अनाया फातिमा? अब मैं खुद से पूछ रही हूँ, हैंड डाउन कर दें। अनाया फातिमा, उर्दू में तर्जुमा क्या करेंगे इसका? ये ये बिस्तर है या ये बेड है? ये एक बिस्तर है। उर्दू में हम बिस्तर कहते हैं ना, या चारपाई भी बोलते हैं। चारपाई के लिए भी ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। ये एक बिस्तर है या ये एक चारपाई है? हादिया हाथ नीचे कर लें बेटे, हैंड डाउन कर लें। हाँ जी, इंग्लिश में इसका तर्जुमा। इंग्लिश में इसका तर्जुमा आयशा तुफैल। दिस इज अ बेड। दिस इज अ बेड, बिल्कुल सही। अच्छा जी, आगे आगे आते हैं। थोड़ा सा टाइम हमारे पास रह गया, लास्ट हमारा। जी, इसको पढ़ के सुनाना है, और इसको पढ़ के मुझे सुनाएगी सारा। सारा। जी सारा। हाजा हाजा कुर्सी। क्यों? कुर्सियुन। जी, हाजा कुर्सियुन, ठीक है। या के ऊपर ये शद और उसके बाद दो पेश है, तो हाजा कुर्सियुन। अच्छा जी, इसका उर्दू में तर्जुमा, इसका उर्दू में तर्जुमा क्या हो जाएगा इशाल? हाजा कुर्सियुन, ये एक, इशाल, ये एक। ये जी, कुर्सी है। वेरी गुड, ये एक कुर्सी है। और अनाया, इंग्लिश में इसका क्या तर्जुमा हो जाएगा? दिस इज अ चेयर। दिस इज अ चेयर, ठीक है जी। अच्छा जी, आज के लिए इतना ही। आज हमारा टाइम जरा थोड़ा सा लाइट नहीं थी, उसकी वजह से वेस्ट हो गया। ये मैं आपके भेजूंगी आपके ग्रुप में, आप वहां से इसको नोट कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर अब हम मिलेंगे। कल का तो हमारा ऑफ हो जाएगा, मंडे को फिर अब हम मिलेंगे। और एक आध फिर हम एक मजे की नई एक्टिविटी भी मैं आपको नेक्स्ट वीक में करवाऊंगी। तो तब तक के लिए सबको, बच्चों को अल्लाह हाफिज। दुआ पढ़ लेते हैं। सुब्हानक अल्लाह अल्लाहुम्मा व हाफिज मैम। बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।